तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत जो आपका पेपर 1 है जनरल जीएस, इसके लिए हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। और इसी तरह जो आपका पेपर 2 है, जो आपका झारखंड स्पेशल है, इसके लिए भी हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। इसमें से जो आपका पेपर 1 है, इसमें टेस्ट नंबर 1 ये 4 पार्ट में, टेस्ट नंबर 2 ये भी आपका 4 पार्ट में, टेस्ट नंबर 3 ये भी आपका 4 पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और इसी क्रम में जो आपका टेस्ट नंबर 4 है पेपर 1 का, इसको भी हम लोग आने वाले 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये टेस्ट नंबर 4 का ये पहला पार्ट है आज का। आज की अगर हम लोग सिलेबस की बात की जाए तो आपका सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले टेस्ट में ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़े थे 3 नंबर के टेस्ट में, और आज हम लोग 4थे नंबर के टेस्ट में जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। और आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग बक्सर युद्ध पढ़ेंगे। पिछले टेस्ट में हम लोग प्लासी युद्ध पढ़े थे। और भारत का भूगोल वाले सेक्शन में हम लोग स्थलाकृति के घटक, जिसमें हम लोग पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिम रेखा और हिमनद, और साथ ही साथ पठार के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं भारतीय जो है राज व्यवस्था और शासन के अंतर्गत हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टेस्ट में हम लोग मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नागरिकता वाला सेक्शन पढ़े थे। आज हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे। आर्थिक और टिकाऊ विकास के अंतर्गत आज हम लोग कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है वो जानेंगे, और कृषि वृद्धि, उत्पादकता और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, इसके साथ ही साथ सदाबहार और हरित क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति ये पढ़ेंगे। और डब्ल्यूटीओ और कृषि, इस वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका विपणन और मूल्य निर्धारण, इसको भी पढ़ेंगे, यानी कि एमएसपी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आज हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण, ध्वनि, कंकाल और आपका मांसपेशीय, ये वाला जो टॉपिक, इसको हम लोग कवर करेंगे। वहीं झारखंड का अगर हम लोग सामान्य ज्ञान की बात करें, यानी कि जो झारखंड स्पेशल है, इसमें हम लोग आज प्राचीन काल में झारखंड, इसको कंप्लीट करेंगे। और विविध यानी कि जो आपका मिसलेनियस है, इसमें हम लोग खेलकूद वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका टेस्ट नंबर 4 है, इसको भी हम लोग आने वाले 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इसका ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। और हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो आपका वैदिक काल है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है सुविधा अनुसार। पहला है आपका 1500 से 1000 टाइम पीरियड तक, जो है वो आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और वहीं 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इसमें देखिए, उत्तर वैदिक काल का इतिहास उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई है। तो ऋग्वैदिक काल के बाद जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है, वो उसका जो है टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल में देखा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान में गए स्थलों को चित्रित धूसर मृदभान स्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और आपका भूरे रंग के कटोरे और आपका थालियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि देख लीजिए, आपको एक पॉइंट समझना चाहिए कि देख लीजिए, ये आपका भारत का मैप सपोज कीजिए ऐसा बनाया हुआ है। तो जब ऋग वैदिक काल चल रहा था ना, तो उस समय जो आर्य लोग जो थे, वो आपके इस वाले रीजन में आपका सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग निवास करते थे। वहीं जब आपका उत्तर वैदिक काल आया, तो इनका जो विस्तार पूरे भारत में हो गया, खास करके नॉर्थ इंडिया में इनका जो है विस्तार काफ़ी ज़्यादा हो गया। इनके बाद देखा जाता है कि ये उत्तरी गंगा के मैदान में, यानी कि गंगा वाले रीजन में क्या है कि ये लोग ना चित्रित धूसर मृदभान यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर, एक इन लोग ना पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये लोग यूज किया करते थे। बस वही बात यहाँ बतलाया गया है। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया जो है औजार क्या था, वो पत्थर का औजार था। पत्थर के बाद हम लोग जो है वो तांबा का यूज करने लगे थे। तांबा के बाद हम लोग कांसा का यूज करने लगे थे। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाने लगे। कांसा भी जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा मुलायम होता था। कांसा के बाद हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ। फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो एक तरह से इसको क्रांति का युग मानते हैं। तो सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की जो शुरुआत है वो आपका उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। ठीक है। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था, यानी कि यहाँ पे भी जो है वो समाज कैसा था, पैट्रियार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक था, और जिसका स्वामी कौन होता है, पिता ही होता है। उत्तर वैदिक काल में भी यही था और ऋग्वैदिक काल में भी यही था। उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गया। पहले यहाँ पे ना गोत्र व्यवस्था वगैरह देखने को नहीं मिलता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पे गोत्र व्यवस्था जो है वो स्थापित हो गया। सर्वप्रथम सबसे पहले आपका जबालो उपनिषद में 4 गो आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और आपका वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। तो एक आप
उपनिषद की चर्चा करते हैं जिसका नाम है आपका जबालो उपनिषद। और इसमें सबसे पहली बार जो है वो 4 आश्रम का जिक्र किया गया है जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। क्लियर। आगे देख लीजिए, हम लोग उत्तर वैदिक काल में जो है वो राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हैं। तो क्या है सो, तो बोला जा रहा है कि इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का क्या हो गया, धीरे धीरे उदय हुआ और कबीले पर शासन करने वाला अब जो है वो राजा कहलाता था। और वो जो राजा है वो पूरे प्रदेश पे क्या करता था, शासन करता था। यानी कि इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। पहले जो कबीला के ऊपर जो शासन करता था जो राजा, वही पूरे क्षेत्र के ऊपर अब राजा जो है वो शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक था पहली बार इसी काल में ही जो है वो प्रकट हुआ। तो राष्ट्र जैसा जो शब्द था जो कि किसको इंगित करता था, प्रदेश को, पूरे क्षेत्र को इंगित करता था, वो पहली बार जो है वो उजागर कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो और भी ज़्यादा सशक्त हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। और इस काल में जो राजा का पद है वो आपका क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। इस काल में राज्य का जो है वो, इस काल में क्या होने लगा, राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसके अधिकारों का क्या हो गया, धीरे धीरे विस्तार भी हो गया। और राजा को अब राजा के साथ साथ सम्राट, एकराट और आपका अधिराज ये सभी नामों से जाने लगा। इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का भी जो है प्रभाव जो है वो आपका छीन हो गया। हम लोग जानते हैं कि आपका ऋग वैदिक काल में सभा था, समिति था, विदत था, गण था, ये सभी अलग अलग जो है वो राजनीतिक संस्था थी। यहाँ पे देखते हैं तो आपका सभा और समिति का जो है वो आपका ये पद थोड़ा सा बढ़ गया। और जो विदत था, विदत का तो अब नामो निशान भी नहीं रहा था। जबकि सभा और समिति अपनी जगह पे लगभग बनी हुई थी, परंतु जो है वो उनका थोड़ा बहुत जो है वो स्वरूप बदल गया था। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया था और सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश जो है वो वर्जित हो गया था। यानी देख लीजिए जितना भी कर्मकांडीय व्यवस्था है जो है अब सारा वो उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को देखने को मिलता है। और स्त्रियों का दशा जो थी वो ऋग वैदिक काल में ठीक ठाक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन लोगों में भी जो है समस्या देखने को आ जाती है। राज्य के राज्याभिषेक जो है वो आपका राजसी यज्ञ के द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसका विस्तृत वर्णन हम लोगों को शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। देख लीजिए, एक आपका ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। इसमें एक आपका राजसी यज्ञ के बारे में बताया गया है। अब बोला जाता है कि जब राजों का मतलब ये जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जब उनको मुकुट पहनाया जाता था तो राजगद्दी पे बैठता था, तो उसका जो है उस समय एक यज्ञ होता था जिसको हम लोग बोलते हैं राजसी यज्ञ। और इस यज्ञ के बारे में जानकारी हम लोगों को शतपथ ब्राह्मण से देखने को मिलती है। यजुर्वेद में राज्य की उच्च अधिकारियों यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर हुआ करते थे राज्य के, उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो रत्नी कहा जाता था। ये बात यजुर्वेद में कहा गया है। अब देख लीजिए उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो बोला जा रहा है कि इस काल में पशुपालन की जगह जो है वो कृषि जो है वो आपका प्रथम पेशा बन गया। हम लोग जानते हैं कि जब आपका ऋग वैदिक काल के जो लोग थे जो कि आपका किधर निवास करते थे, स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इस वाले रीजन में ये जो लोग थे ये आपके सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे। और ये लोग जो है वो इन लोग का जो है वो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन ज़्यादा किया करते थे। लेकिन ये वाले लोग हैं उत्तर वैदिक काल के लोग, ये कृषि कार्य में ज़्यादा संलग्न हो गए। क्लियर, ठीक है। आगे देखिए, इस काल में पशुपालन की जगह कृषि जो है वो आपका क्या बन गया, प्रथम पेशा बन गया। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं को जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इन सभी का उल्लेख किया गया है किसमें, तो आपका शतपथ ब्राह्मण में। इसी काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्या हुई, क्रांति हो गई। क्योंकि जब आपका लोहे का फाल वगैरह आया, लोहे का हल वगैरह आया, तो इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ने लगी और बढ़िया होने लगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से क्रांति आ गया, रिवोल्यूशन आ गया। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस जो है वो शब्द का प्रयोग किया गया है लोहा शब्द के लिए। आगे देख लीजिए, लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। और धान जो है वो इस समय का प्रमुख जो है वो फसल बन गया। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अगर पूछा जाए कि कृषि से संबंधित जो उपकरण है वो कहाँ पे मिले हैं, तो हमेशा याद रख लीजिएगा वो जगह क्या है, तो अतरंजी खेड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों और कुशलता, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। इस काल के जो लोग हैं वो 4 प्रकार के बर्तनों का यानी कि मृदभांड यानी कि पोट्री से बने जो है वो बर्तनों का यूज करते थे। जैसे कि आपका काले और लाल रंग से जो आपका मिश्रित मृदभांड, काले रंग से मिश्रित मृदभांड, फिर आपका चित्रित धूसर मृदभांड और लाल। तो लोग ना आपका लाल कलर का पोट्री यूज़ करते थे, फिर आपका लाल और काला दोनों को मिलाकर पोट्री यूज़
किया करते थे। ये लोग काले रंग का पोटरी यूज करते थे और ये लोग कभी कभी ना चित्रित यानी कि धूसर कलर का जो है वो चित्रित धूसर यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर ये लोग जो है मेजबान का जो है वो यानी कि पोटरी का मिट्टी का बर्तन का यूज किया करते थे। उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो बताया जाता है कि ऋग वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता थे जिनका नाम है इंद्र और अग्नि। अब वो इतने ज़्यादा प्रमुख देवता नहीं रहे हैं। इनके स्थान पे जो है वो बोला जाता है कि इंद्र के स्थान पे अब प्रजापति जो कि सृजन के देवता है इनको सर्वोच्च स्थान मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में सर्वोच्च देवता इंद्र को माना जा रहा है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता जो है वो आपका प्रजापति को माना जा रहा है। और इस काल को इस काल में दो ठो अन्य प्रमुख देवता भी सामने आते हैं, जैसे कि आपका रुद्र जो कि पशुओं के देवता है और विष्णु जो कि आपका लोगों के पालक है, ये भी यहाँ पे माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर रूप से धारण कर चुकी थी। हम लोग जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो आपका वर्ण सिस्टम था वो आपका कैसा था, तो आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड था यानी कि कर्म के आधार पे था। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल की बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है वो आपका बाय बर्थ हो गया यानी कि जन्म के आधार पे हो गया। ठीक है, अतः कुछ वर्गों के अपने अलग से देवता हो गए और पूषण जो कि पहले से पशुओं के देवता थे अब वो आपको किसका देवता बन गए, शूद्रों के देवता बन गए। यहाँ देख लीजिए भगवानों को भी बांट दिया गया है। पूषण जो कि पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे लेकिन अब वो धीरे धीरे शूद्रों के देवता हो गए। और इसी काल में दो महाकाव्य लिखे गए थे जिनका नाम है महाभारत, और महाभारत का पुराना नाम हुआ करता था जय संहिता, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दूसरा जो महाकाव्य है वो आपका रामायण। तो इसी में आपका दो ठो महाकाव्य, एक रामायण और एक आपका महाभारत, सभी जो है इनकी सभी की जो रचना है वो आपका उत्तर वैदिक काल में ही किया गया था। ये है, यहाँ तक की जानकारी हो गया। अब थोड़ा सा देख लीजिए उत्तर जो आपका वैदिक सभ्यता है और जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इन दोनों के जो लोगों के बीच में जो संस्कृति था, इन लोग का जो कल्चरल था, इसमें कुछ कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी थी, उनको देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता की बात की जाए तो वैदिक सभ्यता कैसी थी, वो पूरी तरीके से ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपका नगरीय था। वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो आपके स्वर्ण चांदी यानी कि सोने चांदी लोहे इन सभी से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो आपके पाषाण से यानी कि पत्थर से कांसा से परिचित थे। ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे, इसमें लोहा का खोज बेसिकली हुआ भी नहीं था, ऐसा माना जाता है। ठीक ना, आगे देखिए वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो आपका परिवार आधारित था, और जो है परिवार जो है वो आपका पितृसत्तात्मक हुआ करता था। और सिंधु समाज का जो समाज था, सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो आपका परिवार पे तो आधारित था ही, लेकिन यहाँ पे जो समाज है वो आपका मैट्रियार्कल यानी कि मातृसत्तात्मक हुआ करता था। वैदिक सभ्यता के लोग के लिए आरंभिक जीवन पशु चरण पर आधारित था, और यहाँ पे कृषि कार्य जो है वो आपका गौण था यानी छोटा था। यहाँ पे ज़्यादा जो है वो एनिमल हस्बेंड्री किया करते थे ज़्यादा। और सिंधु घाटी की सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण क्या है, उन्नत कृषि तथा उन्नत व्यापार था। ठीक है, ये सभी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा देख लीजिए उत्तर वैदिक काल में कई सारे आपको यज्ञ की बात की जाती है, जैसे कि आपका एक यज्ञ था ना, कौन सा उपनिषद था भाई, एक मिनट रुकिएगा जरा। एक आपका उपनिषद मिलता है जिसका नाम है आपका अच्छा शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में आपको जो है वो राजसीव यज्ञ के बारे में जानकारी मिलता है। और भी यज्ञ हुआ करते थे, जैसे कि आपका हो गया अश्वमेघ यज्ञ, एक हो गया आपका राजसीव यज्ञ, और एक हो गया आपका वाजपेयी यज्ञ। ये सभी अश्वमेघ यज्ञ क्या है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ इसको माना जाता था, और राजा के द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक का जो क्षेत्र है वो राजा को हो गया। और किसी को अगर आपत्ति है भैया तो राजा से युद्ध कीजिए। ठीक है, और राजसी जो यज्ञ था वो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था, और वाजपेयी जो यज्ञ है वो राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया करता था। तो ये हो गया आपका वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में आपका 3 तरह का ऋण यानी कि जो है एक तरह समझिए लोन है, ऋण, अभी हम लोग वर्तमान में इसको लोन ही समझते हैं। तो 3 तरह का ऋण देखने को मिलता है, इसकी संख्या जो 3 थी, एक आपका पितृ ऋण, एक आपका ऋषि ऋण, एक आपका देव ऋण। बोला जाता है कि अगर आप किसी कोई चीज़ लेते हैं तो आपको बदले में उसको ऋण देना पड़ेगा। आप समझिए कि उससे कुछ लिए हैं तो आपको चुकाना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार पितृ ऋण यानी कि माँ बाप हम लोग को जन्म दिए, हम लोग को पढ़ा लिखा कर बड़ा किए, तो एक तरह से उन लोग का हमारे ऊपर ऋण है कि नहीं है। इसी तरह ऋषि ऋण होता है जो टीचर का होता है, देव ऋण होता है भगवान का होता है, इस तरह करके समझने के लिए केवल ऐसा बोल रहे हैं हम। आगे देखिए प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता है, और इन 3 ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जो जीवन है वो आपका सफल माना जाता है। पितृ ऋण कैसे है, देखिए संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो सकता है, पिता ऋण से। और ऋषि ऋण तो अपने पुत्र को शिक्षित करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो सकता है। और देव ऋण कैसे है, तो आपका धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि करने पर जो व्यक्ति है वो इस ऋण से जो है वो मुक्त हो सकता है। तो पिता ऋण
ऋषि ऋण और आपका देव ऋण, अगर ये तीनों ऋण से आप अगर छुटकारा नहीं मिला है आपको, तो आपका जो जीवन है वो सफल नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। ये उत्तर वैदिक काल में इस तरह का व्यवस्था देखने को मिलता है हम लोगों को। इसके अलावा और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी तो आप खुद जो है वो कनेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ तक जो है आपको समझा दिया, एटलीस्ट कम से कम इतना तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे हम लोग अब देखते हैं, जैसे आपको बताया गया था कि मतलब ये महमूद गजनवी के बाद फिर आपका मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी जो है वो आपका 998 से लेकर 1205 तक है ना, 1205 की 1230 ऐसी कुछ होगा, डेट मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, 1205 है, ठीक 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 ठीक। तो 1205 में मर जाता है, और जब वो यहाँ से जब जाता है तो अपना जो क्षेत्र है वो अलग अलग अपने 4 को उत्तराधिकारियों में बांट के जाता है, जैसे कि आपका याल्दोज हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, कुबाचा हो गया, बख्तियार खिलजी हो गया। उनके बाद जब उनका मृत्यु हो जाता है तो उनके द्वारा जीते गए क्षेत्र, जो उनके अधिकारियों को, जो उनके गुलामों को बांटा गया था, जो उनके दासों को बांटा गया था, उसमें बांट दिया है। अब वो दास जो है वो अपने अपने जो जो क्षेत्र मिला है उसके ऊपर वो शासन करेंगे। तो इसको बोलते हैं गुलाम तो था, गुलामों को बांट दिया तो गुलाम जो है वो अपना शासन स्थापित कर ले, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको गुलाम वंश। ठीक ना, गुलाम वंश को ही हम लोग बोलते हैं मामलुक वंश। क्लियर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो चला गया तो जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का क्षेत्र दे दिया, बख्तियार खिलजी को बिहार का क्षेत्र दे दिया, फिर वो जीत कर बंगाल वाले क्षेत्र को भी अपना जो है वो कब्जा कर लेता है। तो ऐसे ही करके जो है वो हम लोग देखते हैं कि आपका धीरे धीरे फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड में 5 गो यहाँ पे वंश यहाँ पे जो है वो शासन करते हैं। जैसे कि आपका पहला गुलाम वंश को हम लोग बोलते हैं मामलुक वंश। इसके बाद आता है आपका गुलाम वंश के बाद आता है आपका खिलजी वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश के बाद आता है आपका ये क्या बोलते हैं तुगलक वंश के बाद आता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको लोधी वंश। और लोधी वंश आने के बाद फिर आपका जो है वो दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाता है। लोधी वंश के बाद फिर जो है वो इब्राहिम लोधी जब बाबर से हारता है और बाबर जीत जाता है, तब फिर आपका मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना। वो तो हो गया आगे की चर्चा, हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक की जो छोटा सा आपको बता दिया गया जानकारी की, आप इसको कनेक्ट कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश में, जो कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, और इसमें सबसे पहले जो राजा होता है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बोला जा रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका जो गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की क्या की स्थापना की। क्लियर। आगे देखिए, भारत में तुर्की साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी राजधानी क्या थी उस समय, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि वो मलिक तथा सिप सलाहकार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, बल्कि ये किसका उपाधि धारण करता है, यानी उपाधि बोले तो टाइटल, किसका उपाधि धारण करता है, तो ये आपका मलिक का उपाधि और आपका सिपह सलाहकार, इसकी उपाधि ये धारण करता है। ऐबक ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गरीबों के प्रति दया का भाव रखते हुए उन्हें हातिम कहा था। तो हातिम जो है वो गरीबों को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, कुरान खां यानी कि कुरान का पाठ करने वाला, इन सभी के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि लाख बख्श किसको कहा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान खां किसको कहा जा रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली में एक आपका कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, कुव्वत उल इस्लाम का, और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इन सभी मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद कौन है, तो बोलेगा कुव्वत उल इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया दो ठो मस्जिद कौन कौन है, तो आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये जो है मस्जिद है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण किस में देखने को मिलता है, तो आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में देखने को मिलता है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है, इसका भी निर्माण किसने करवाया था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा कौन करवाया था, तो आपका इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो आपका 1210 में हो गया। 1206 में तो ये गुलाम वंश का इस्टेब्लिश किया, और 1206 में किया, 1210 में यही टपक गया। लाहौर में जो है वो आपका चौगान यानी कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और ऐबक की मकबरा की बात किया तो ये इसका जो है वो लाहौर में है, यानी कि पाकिस्तान में। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम शाह ये जो है वो सल्तनत की गद्दी पे बैठता है, जो कि एक तरह से अयोग्य शासक होता है, और इसकी हत्या जो है वो इल्तुतमिश ने कर दिया। और इल्तुतमिश जो है वो ये आराम शाह का हत्या करके वो खुद गद्दी पे बैठ जाता है। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट बातें हम लोग इल्तुतमिश के बारे में करते हैं। तो बोला जा रहा है कि इल्तुतमिश जो है वो आपका 1210 से लेकर 1226 ईस्वी तक वो गद्दी पे बैठता है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन रहता है, वो रहता है आपका
जो है वो इल्तुतमिश। लेकिन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करता है गुलाम वंश के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो आपका इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश जो है वो आपका आराम शाह की हत्या कर देता है 1210 ईस्वी में, और उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो आपका सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो किसका किसका किया था, तो आपका सिपह सलार और आपका जो है वो मलिक का उपाधि धारण किया था। क्लियर, आगे देखिए। 1211 ईस्वी में जो राजधानी है जो कि लाहौर में था, लाहौर से ये शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। पहले लाहौर था किसके समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, फिर लाहौर से दिल्ली में इसको ले गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश, अतः इसे गुलामों का गुलाम कहा जा रहा है। तो देखिए, अगर कभी कहा जाए कि गुलामों का गुलाम, तो कौन है, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो आपका वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए इसको बोला जा रहा है गुलामों का गुलाम, ठीक है ना, ऐसा। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो है वो आपका बंदायूं जो कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे ये सूबेदार हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुत्व संपन्न शासक कौन था, वो था आपका इल्तुतमिश। इन्हें सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ था। तो बगदाद के खलीफा से दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, जिनका नाम है इल्तुतमिश, इनको 1229 ईस्वी में क्या मिला था, सुल्तान की जो है वो पद की स्वीकृति इनको मिला था। इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र 40 गुलाम सरदारों के एक गुट का गठन किया था, और इस संगठन का नाम जो है वो आपका तुर्कान ए चहलगामी रखा गया था। चहलगामी या फिर चहलगानी है, तो तुर्कान ए चहलगानी या फिर चहलगामी ये वो संगठन था जो कि 40 गो आपका गुलाम सरदारों का ही संगठन था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा ये इसको बनाया गया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, जिनका मूल नाम था आपका तेमुचिन, वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में जलाउद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था, और इल्तुतमिश ने मंगवर्नी को अपना शरण देने से जो है वो यहाँ पे इनकार कर दिया था। इक्ता व्यवस्था की बात की जाए, यानी कि वेतन के बदले भूमि देना, वो इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो चलाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश ही था। चांदी का टंका, तांबे का जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश की जो मृत्यु है आपका 1236 में हो जाती है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री, जिनका नाम है रजिया, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की जो है वो मूर्ति स्थापित कराई थी, और जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग सकता था। जरूरी नहीं है। इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो है वो कौन बैठा, तो आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये बैठा था। रजिया के बारे में देखिए, तो थोड़ा सा बात यहाँ पे रजिया सुल्तान के बारे में दिया हुआ है, जो कि 1336 से लेकर 1340 तक ये राजा बनी थी। तो रजिया सुल्तान का पूरा नाम था आपका जलालात उद दीन रजिया था, और रजिया जो है वो आपका मध्यकालीन भारत की वो प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, आगे देखिए। दिल्ली के निवासियों, अधिकारियों तथा सैनिकों की सहायता से रजिया ने सिंहासन प्राप्त करने में जो है सफलता प्राप्त की थी। सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र धारण करके वो दरबार में जाना शुरू कर दिया था। तो रजिया सुल्तान जो थी वो आपका शक्ति और सम्मान इसके में वृद्धि करने के लिए वो क्या कर दी, पर्दा प्रथा का त्याग कर दी, और वो पुरुषों के जैसा वस्त्र पहनती थी और वो दरबार में जाती थी। रजिया ने आपका जमालुद्दीन याकूत को आमिर ए आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला बोला जाए तो जो आपका घोड़ा स्थल होता है, यानी जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, तो उनके पद पे जो उनका जो है हेड, तो अश्वशाला का प्रधान, तो उनका जो हेड पे नियुक्त किया था किसको, तो आपका जमालुद्दीन याकृत को। और जमालुद्दीन याकृत को वो जो है वो अश्वशाला का प्रधान, और अश्वशाला का जो प्रधान है इसको हम लोग बोलते हैं आमिर ए आखुर। क्या बोलते हैं, आमिर ए आखुर। इसका पद में वो नियुक्त किए थी रजिया सुल्तान। अल्तुनिया तबर हिंद जो कि भटिंडा यानी कि पंजाब का एक इक़्तिदार था, जिसने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था, और फिर बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। बताइए, अल्तुनिया जो है वो भटिंडा यानी कि तबर हिंद जो कि भटिंडा में है, वहाँ का ये इक़्तिदार था, वो विद्रोह करता है, तो बाद में जो है वो रजिया सुल्तान इसी से शादी कर लेती है, अल्तुनिया से। 1240 ईस्वी में कैथल के पास कुछ डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी, और इतिहासकारों में खास करके आपका एल्फिस्टन के द्वारा कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, अगर ये महिला नहीं होती तो।
इतिहासकार एक और है जिनका नाम है मिन्हाज। इनका कहना था कि भाग्य ने उन्हें पुरुष नहीं बनाया, वरना समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे प्रशंसनीय गुण थे जो सुल्तान में होने चाहिए। तो ये केवल एक ये महिला थी इसी कारण से, वरना इसमें पुरुष का जैसा समृद्धि, पुरुष के जैसा दिमाग, सब कुछ था जो एक मतलब राज्य को चलाने के लिए बहुत ही बेहतर होता है, एक राज्य को चलाने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए हम लोग, वो पढ़ते हैं आपका बहराम शाह के बारे में, जो कि 1240 से लेकर 1242 तक ये शासक रहते हैं। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है वो बहराम शाह दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा, किंतु 1242 ईस्वी में दिल्ली के तुर्क सरदारों के द्वारा इनकी भी जो है वो हत्या कर दी। बहराम शाह ने बलबन को आमिर ए आखुर के पद पे जो है वो नियुक्त किया। आमिर ए आखुर हमेशा बोला जा रहा है क्या होता है, आमिर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान, यानी कि जो आपका घोड़ा स्थल होता है, घोड़ा स्तंभ या कुछ बोलिए जहाँ पे घोड़ों को रखा जा रहा है, अस्तबल का ये प्रधान होता है, ठीक ना, आखुर, आमिर ए आखुर को। इसके बाद नेक्स्ट राजा बनता है आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 1246 तक रहता है। बोला जा रहा है कि आपका बहराम शाह की हत्या के पश्चात जलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो आपका दिल्ली का सुल्तान बनता है। और मसूद शाह ने बलबन को आमिर ए हाजिब यानी कि मुख्यमंत्री और मुख्य शाही प्रबंधक के पद पे नियुक्त किया। किसको? बलबन को। किसको? तो बलबन को। और बलबन के द्वारा किए गए एक षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ करके नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। तो एक षड्यंत्र रच दिया बलबन, और षड्यंत्र रच के वो क्या करता है कि अलाउद्दीन जो मसूद शाह है इसको गद्दी से हटा के नसरुद्दीन महमूद को जो है वो गद्दी पे बैठा देता है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट, अब हम लोग नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1246 से लेकर 1266 तक वो गद्दी पे रहा। इसके बारे में बोला जा रहा है कि नसरुद्दीन महमूद एक जो है वो कम खर्चीला शासक था और वो टोपी सिलकर अपना जीवन जीता था। तो एक हमेशा सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन राजा है जो कि बहुत ही मितव्ययी था, बहुत ही कम खर्चीला करता था और वो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था राजा होने के बावजूद भी। तो उनका नाम है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने राज्य की समस्त शक्ति जो है आपका बलबन के हाथों में सौंप दिया था, और सुल्तान नसरुद्दीन ने बलबन को नाइब ए मामलिकात का पद और उलूग खां की उपाधि से इसको नवाजा था। नोट, नायब ए मामलिकात बहराम शाह के द्वारा बनाया गया एक पद था, और नायब शब्द का अर्थ होता है कि किसी की तरफ से काम करना या फिर किसी की काम की देखभाली करना। और आपका मिनहाज ए सिराज कृत तबकात ए नासिरी सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। और नसरुद्दीन का जो मकबरा है वो आपका सुल्तानगढ़ी दिल्ली में लोकेटेड है। इसके बाद राजा बनता है आपका बलबन, जो कि 1266 से लेकर 1287 तक ये राजा रहता है। बोला जा रहा है कि 1266 ईस्वी में बलबन के नाम से, देखो बलबन जो है जिसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ये जो है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और बलबन का जो वास्तविक नाम था वो आपका था बहाउद्दीन। रजिया सुल्तान के समय बलबन जो है वो आपका आमिर ए शिकार के पद पे नियुक्त था। बलबन जो है वो इल्तुतमिश के उन तुर्की दासों में से एक था जिन्हें तुर्कान ए चहलगामी यानी कि 40 दल कहा जाता था, जिसका स्टार्ट इल्तुतमिश ने किया था। 40 दल बनाया था अपने गुलामों का। बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगामी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो 40 को व्यक्ति का संगठन था ना, उसको समाप्त कर देता है। बलबन ने स्वयं को नियामत एक खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, और जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब, इन सभी की जो है वो उपाधि धारण कर लेता है खुद। बलबन ने मुक्तेश्वर की मंदिरों की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो बलबन जो है वो एक मस्जिद है जिनको बोला जाता है गढ़ मुक्तेश्वर का मस्जिद है, वहाँ पे जो दीवार है, दीवार में शिलालेख लिखवाया और वहाँ पे बोला कि अपने आप को वो खलीफा का सहायक है। बलबन राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। सुल्तान बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर एक नीति अपनाई जिसको हम लोग बोलते हैं लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया। उसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति के ऊपर ही किया था, और इसे नौरोज़ त्यौहार यानी कि फारसी नववर्ष
भी यहीं से प्रारंभ हुआ है। तो वो अपने दरबार का जो गठन है वो आपका फारसी पद्धति पे किया था, और इसीलिए जो है वो यहीं से आपका नौरोज़ त्यौहार जो कि फारसी नववर्ष होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी परंपराओं जैसे कि सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, इसके अलावा फैबोस जो कि सुल्तान के चरणों को चूमना, ये सभी लागू किया था। ये सभी कैसा ईरानी परंपरा है। आपका तुगरिल खां जो कि बंगाल का गवर्नर था, जिसने बलबन के समय क्या किया था, विद्रोह किया था। बलबन के शासन के सफलता का सबसे मुख्य आधार जो है वो उसका गुप्तचर था, जिसको बारिद विभाग कहा जा रहा है। तो ये इसका जो गुप्तचर विभाग जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर थोड़ा सा भी विद्रोह की आशंका होती थी तो ये राजा को बताते थे, राजा उस विद्रोह को शांत कर देता था। अपनी मृत्यु से पहले ही बलबन ने खैस खरव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र के द्वारा खैस खरव को डराकर मुल्तान भगा दिया, और उसके स्थान पे कैकूबाद जो कि बुगरा खां का बेटा था उसको सुल्तान बनाने में सफलता की। कैकूबाद के बाद जो है वो आपका क्यूमर्स कुछ समय के लिए दिल्ली का शासन जो है वो दिल्ली का सुल्तान बनता है, और क्यूमर्स की हत्या करके जो है वो फिर से आपका जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका क्यूमर्स था। और फिर आपका जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो आपका खिलजी वंश इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्यूमर्स जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा होता है, सॉरी ये गुलाम वंश का जो है वो अंतिम शासक रहता है। कौन? तो क्यूमर्स। आई होप यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो अब हम लोग जो है वो आपका गुलाम वंश आज हम लोग पढ़े पूरा। गुलाम वंश के साथ साथ जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल भी हम लोग पढ़े। तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का 2 को टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसको आपको बैठ के रटना ही पड़ेगा, तभी कोई उपाय है। इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है आपका बक्सर युद्ध। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? बक्सर युद्ध है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। बक्सर युद्ध जो है वो आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बोला जा रहा है कि मीर कासिम को अंग्रेज़ों के द्वारा हटाए जाने पर उसने अवध के नवाब सिजाउद्दौला तथा तत्कालीन मुगल शासक जो थे शाह आलम द्वितीय इसके साथ मिलकर एक समझौता किया। आपको बताया गया था कि 1757 ईस्वी में आपका प्लासी की लड़ाई हुई थी, जो कि आपका जिसमें हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। उसके बाद जो है वो आपका शुरू में मीर कासिम को गद्दी पे बैठाते हैं। मीर कासिम को हटाकर फिर आपका ऐसी कुछ था, हम याद नहीं आ रहा अभी। तो मीर कासिम को गद्दी पे बैठाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर बैठाते हैं, इस तरह का प्रक्रिया करते रहते हैं। बाद में मीर कासिम जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा जब उसको हटा दिया जाता है जो है बंगाल की गद्दी पर से, तो वो अवध के जो नवाब रहते हैं जिनका नाम है शुजाउद्दौला उसके साथ, और आपका जो है वो मुगल शासक होते हैं जिनका नाम है शाह आलम द्वितीय, इनके साथ मिलकर एक समझौता करते हैं। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना का जो नेतृत्व आपका हेक्टर मुंडो ने किया था, और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो आपका गुरगिन खान ने किया था। तो उसके बाद क्या क्या जो है वो आपका बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो आपके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी कि अंग्रेज़ों की तरफ से जो है वो आपका हेक्टर मुंडो है, और इधर से आपका क्या बोलते हैं बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और उस समय मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल के जो है वो उनसे युद्ध कर रहे थे, और फिर भी ये हार जाते हैं। बोला जा रहा है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुए बक्सर के इस युद्ध में तीनों सहयोगियों को कंपनी की सेना के हाथों पराजित होना पड़ा। इन लोग तीनों मिल गया था, लेकिन फिर भी इन लोग कंपनी के हाथों हार गया। और यह युद्ध जो है वो भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की जो है वो संयुक्त सेना को जो हराकर और अंग्रेजी सेना की जो है श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया था। अब देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 राजा एक तरफ मिल गए थे और उधर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले थी, फिर भी कंपनी जीत गया। तो मतलब ये कंपनी की जो सेना है वो काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ थी, इस बात को ये लोग सिद्ध कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि संयुक्त सेना को हरा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर निर्विवाद शासक बना दिया, यानी कि आपका बिना किसी रोक का, बिना किसी संकोच का जो है वो आपका अंग्रेज जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर जो है वो शासन करने लगे। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनके ऊपर जो है वो इन लोगों को आपका 1765 ईस्वी में जो है वो टैक्स लेने का भी अधिकार इन लोगों को दे दिया गया था। आगे देख लीजिए, बक्सर का जो युद्ध है वो आपका सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध के विजय जो है वो सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम था। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। देखिए, आपको पिछले क्लास में बताया गया था जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें प्लासी के युद्ध में जो है वो आपका सिराजुद्दौला है वो क्या था, जो सिराजुद्दौला था जो राजा था वो अपने ही जो उनके जो
सेनापति थे, इनके द्वारा गद्दारी करने पे जो है वो उनको मार दिया गया था, हरवा दिया गया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, छल कपट कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी अंग्रेज लोग तो जीत गए थे, और एक दो व्यक्ति से नहीं बल्कि 3 राजाओं की संयुक्त सेना से जीते थे ये लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के लिए क्लाइव जो है वो दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भेजा जाता है, और यह जो संधि है वो आपका 2 चरणों में होता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वो आपका 12 अगस्त 1765 को होता है, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है वो आपका 16 अगस्त 1765 को होता है। यानी पहले 12 अगस्त को, फिर आपका 4 दिन के बाद 16 अगस्त को होता है। बोला जा रहा है कि जो आपका पहला संधि हुआ था इलाहाबाद की, यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच में हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव, इसके बीच में हुआ था। और इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, और इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। यानी कि राजा राज्य करेगा, लेकिन टैक्स लेगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से आपका डायरकी जो है वो सिस्टम यानी कि द्वैत शासन स्टार्ट हो जाता है। राजा का काम होगा केवल राज करना है नाम मात्र का, और सारा टैक्स लेने का पैसा जो है वो किसको मिलेगा, तो आपका अंग्रेज को रहेगा, कंपनी को रहेगा। कंपनी टैक्स कलेक्ट करेगी, कंपनी के पास पैसा रहेगा, राजा के पास पैसा नहीं है और उसी को काम करना है, कैसे होगा, नहीं होगा। आगे देख लीजिए, आपका जो लॉर्ड क्लाइव है वो भारत में द्वैत शासन का जनक इनको माना जाता है, आपके लॉर्ड क्लाइव को, ठीक है ना। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि आपका 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है, और इसमें ये सभी जो है वो बातें कही गई थी। इलाहाबाद का फिर दूसरा संधि भी होता है जो कि 16 अगस्त 1765 को होता है। अब बोला जा रहा है कि यह संधि क्लाइव और अवध के नवाब आपका शुजाउद्दौला के बीच में होता है, और इस संधि के तहत इलाहाबाद और आपका कड़ा को छोड़कर अवध का जो क्षेत्र है वो नवाब को वापस कर दिया गया था, और कंपनी के द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना जो है वो अवध में रखी गई थी, और कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार ये सभी करने की जो है वो छूट जो है वो इनको दी गई थी। तो ये तो हो गया आपका बक्सर युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब हुआ था, तो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और ये युद्ध जब हार गए थे और ये लोग अंग्रेज लोग जीत गए थे, उसके बाद 2 को संधि होता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, उसमें क्या घटना हुआ जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ था, इसमें क्या क्या घटना हुआ वो आपको याद रखना है। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि में क्या क्या घटना हुआ इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल जब पढ़े, और आपका मीडिएवल हिस्ट्री में हम लोग गुलाम वंश पढ़े, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज जो है वो आपका बक्सर युद्ध के बारे में पढ़े। अब हम लोग जो है वो हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया पूरा, ये वाला सेक्शन। ये देखिए हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है इसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल एंशिएंट हिस्ट्री में कंप्लीट, गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कंप्लीट, बक्सर के युद्ध आधुनिक भारत में, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसकी आगे चर्चा करते हैं। अब जो है वो ज्योग्राफी पढ़िएगा कि ये शासन व्यवस्था पढ़िएगा या फिर इकोनॉमिक्स। चलिए ऐसा करते हैं ना कि हम लोग झारखंड जो है वो सामान्य ज्ञान हम लोग ये पढ़ते हैं, इसमें हम लोग प्राचीन झारखंड के इतिहास की को ही हम लोग कवर करते हैं। प्राचीन काल में जो झारखंड है इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो प्राचीन काल में झारखंड को देख लेते हैं, उसके बाद खेल कूद वाला टॉपिक को हम लोग कल या परसों देखेंगे, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, इसको कवर कर लेते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अब प्राचीन काल में झारखंड, यानी कि झारखंड इन मतलब एंशिएंट टाइम्स। तो झारखंड इन एंशिएंट टाइम्स ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मौर्य काल के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए आप पीछे क्लास में देखते होंगे कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में यानी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, फिर आपका इसके अलावा देखें तो हम लोग जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, फिर आपका वैदिक काल से संबंधित, फिर आपका जो है वो आपका जो है धार्मिक आंदोलन से संबंधित यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब टॉपिक हम लोग उधर अलग से कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मौर्य काल पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है, गुप्तोत्तर काल पढ़ना है, फिर आपका प्राचीन झारखंड के इतिहास में कहीं पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बस इसी को हम लोग कवर करते हैं। तो मौर्य काल देखते हैं, प्राचीन
झारखंड के इतिहास में। तो बोला जा रहा है कि मौर्य काल में झारखंड का जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था, क्योंकि मगध से दक्षिण भारत जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग है वो आपका झारखंड से होकर गुजरता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और झारखंड का देखिएगा। तो सबसे पहले नामकरण की चर्चा करते हैं। तो कौटिल्य ने इस क्षेत्र को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा था। शासन प्रणाली की बात की जाए तो इस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। प्रमुख अधिकारी की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जनजातियों के नियंत्रण और मगध के हित में उनका उपयोग करने के लिए एक आट्विक नामक जो है वो पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। हीरे की प्राप्ति जो है वो बोला जा रहा है कि कौटिल्य के अनुसार इंद्र नामक इंद्रवाहक जो नदी है, संभवतः ईव और शंख नदियों को कहा जा रहा है, यहाँ पे हीरे जो है वो प्राप्त होते थे। हाथी बोला जा रहा है कि सेना के लिए हाथी जो है वो झारखंड के जंगलों से ही मंगाए जाते थे। अशोक जो है, सम्राट अशोक और झारखंड के बीच में क्या संबंध है? तो बोला जा रहा है कि अशोक जो है वो एक आट्विक प्रदेश की चर्चा करता है। तो बोला जा रहा है कि अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित आट्विक या फिर आटव प्रदेश ये जो है बघेल खंड से लेकर उड़ीसा तक देखने को मिलता है, जिसमें झारखंड भी शामिल था। नियंत्रण की बात की जाए तो बोला जाता है कि जनजातियों पर जो है वो अशोक का नियंत्रण डायरेक्ट रूप से था। धर्म प्रचार की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि पृथक कलिंग नरेश द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख 2। तो बोला जा रहा है कि अशोक ने कहा है कि इस क्षेत्र की आजीवित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वो लोक परलोक को जो है वो सुधार सके। तो ये अशोक का शिलालेख नंबर 1 में ऐसा बात बोला गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे एक आपका रक्षित नामक अधिकारी को भी भेजा गया था। नोट, झारखंड में अशोककालीन कला का कोई भी विवरण जो है वो प्राप्त नहीं मिलता है। मौर्य काल के बाद आपका मौर्योत्तर काल यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ना है। बोला जा रहा है कि इस काल में भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा था, जिसका प्रभाव झारखंड में भी हम लोगों को देखने को मिलता है सिक्कों के रूप में। सिंहभूम में आपका रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, इससे मिलता है कि आपका विदेशी संबंधों की पुष्टि मिलती है। चाईबासा में इंडो सीथियन सिक्के मिलते हैं। रांची में कुषाणकालीन सिक्के मिलते हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कनिष्क का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के बाद फिर आपका गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल पढ़ना है। गुप्त काल में बोला जा रहा है कि गुप्त काल में हुए अभूतपूर्व सांस्कृतिक विरासत का जो प्रभाव है वो आपका झारखंड में भी पड़ा था। मुंडा, पाहन, मातो तथा भंडारी प्रथा को गुप्त काल की देन मानी जाती है। समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, इनका एक प्रयाग प्रशस्ति है। इसमें बोला जा रहा है कि हरिसेन के द्वारा रचित इस प्रयाग प्रशस्ति में आठवीं विजय का वर्णन किया है और झारखंड जो है वो आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। मुरुंड देश की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त के समय छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है इसको जो है वो आपका मुरुंड देश कहा जा रहा है। और आपका पुंडवर्धन, तो समुद्रगुप्त ने झारखंड के विस्तृत क्षेत्र को पुंडवर्धन राज्यों में जो है वो मिला लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसके काल में चीनी यात्री फाहियान जो है वो 405 ईस्वी में भारत आया था और फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाट कहा था। गुप्तकालीन अवशेष भी है, जैसे कि आपका महुदी पहाड़ हजारीबाग में, यहाँ पे पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर देखने को मिलते हैं। वहीं सतगावा जो कि कोडरमा में है, यहाँ पे मंदिरों के अवशेष जो कि आपका उत्तर गुप्त काल को बतलाते हैं। वहीं पिठोरिया जो कि रांची में है, यहाँ पे पहाड़ी पर स्थित कुआं देखने को मिलता है। ये तो बातें हो गई गुप्त काल के संबंध में। अब हम लोग थोड़ा सा गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में देखते हैं। इसमें हम लोगों को शशांक जो है आपका शशांक जो कि गौड़ शासक था, जो कि बंगाल का शासक था। बोला जा रहा है कि यह जो है वो इस काल का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? शशांक, और जिसका साम्राज्य झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सभी तक ये फैला हुआ था। प्राचीन काल का प्रथम शासक था, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। राजधानियों की बात की जाए तो उस समय राजधानी था आपका संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, जो कि पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा धार्मिक नीति की बात की जाए तो बोला जाता है शशांक जो है वो आपका शैव धर्म का अनुयायी था। देन सिक्कों पर ये शिव और नंदी का चित्र बनवाता था। इसने बेनूसागर जो कि सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर है, यहाँ पे कोचांग में, यहाँ पे प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था शशांक ने। बौद्ध धर्म के प्रति आपका ये असहिष्णु था, यानी कि ह्वेनसांग के द्वारा बताया जा रहा है कि सभी बौद्ध केंद्रों को ये नष्ट कर दिया था। सहानुभूति नहीं रखता था, बौद्ध धर्म से ये नफरत करता था शशांक। यहाँ पे हिंदू धर्म की ये पुनर्स्थापना करता है। किसने? शशांक ने। हर्षवर्धन के बारे में बोला जा रहा है कि हर्षवर्धन जो है वो इसके साम्राज्य में आपका कांजंगल जो कि राजमहल के क्षेत्र को बोला जा रहा है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि हर्षवर्धन जो वो चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिला था और ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल की बात की जाए जो कि मिसलेनियस में है, तो बोला जा रहा है कि हर्यक वंश, इसमें बोला जा रहा है कि झारखंड बिम्बिसार में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। कौन? बिम्बिसार झारखंड में। नंद वंश के बारे में बोला जा रहा है कि झारखंड जो है वो मगध का हिस्सा था और यहाँ से सेना के लिए हाथी भेजे जाते थे और जनजातीय लोग भी सेना में शामिल हुआ करते थे। मगध की सीमा की बात की जाए तो आपका दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती थी। पलामू में आपका यहाँ पे जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा निर्मित
मंदिर के भी अवशेष देखने को मिले हैं। आपका जीवगुप्त द्वितीय जो है वो बोला जा रहा है कन्नौज के राजा यशोवर्मन के आक्रमण के समय मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में आकर शरण ली थी। राजा जय सिंह जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे, राजा थे, बोला जा रहा है कि 13वीं सदी में इसने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर लिया था। तो ये सभी थोड़ा सा प्राचीन काल में झारखंड से संबंधित कुछ कुछ फैक्ट था, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा प्राचीन काल से संबंधित फैक्ट को, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो आपका टेस्ट नंबर 4 का जो आपका पहला डिस्कशन है, पहला पार्ट जो है वो पहले पार्ट का डिस्कशन आपका जो है वो यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे की जो चर्चा वो धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये टेस्ट नंबर 4 का आपका जो है वो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पहले पार्ट में आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल पढ़े, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गुलाम वंश पढ़े, आधुनिक भारत में हम लोग बक्सर युद्ध के बारे में पढ़े। इसके अलावा जो है वो आपका झारखंड सामान्य अध्ययन यानी कि जो आपका जीएस वाला सेक्शन है, मतलब झारखंड जीएस, इसमें हम लोग प्राचीन काल में झारखंड इसको पढ़े, ठीक है ना। अब कल के जो है वो सेकेंड पार्ट में हम लोग झारखंड का भूगोल, झारखंड का राज व्यवस्था और शासन इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ अगर समय बचेगा तो हम लोग खेल कूद वाला सेक्शन को चले जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स और आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनको हम लोग एक ही साथ ले लेंगे। तो ये 4 पार्ट में नहीं बल्कि ये 3 पार्ट में ये जो है वो आपका टेस्ट नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, याद करने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप जो है वो टेस्ट लगाइए, मॉक पेपर लगाइए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।